चलें स्टार्ट करते हैं। कल हम ज्योमेट्री का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था और दो क्वेश्चन उसके हमने किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 3 को भी देखें। इस पे हमें दो पॉइंट्स दिए हुए एक्स वाई प्लेन में, और क्वांटिटी ए में द स्लोप ऑफ द लाइन, और क्वांटिटी बी इज जस्ट जीरो। अगर किसी को समझ आ जाए तो वो एक्सप्लेन कर सकते अस्सलाम वालेकुम सर। हैं। जी वालेकुम सलाम। जी सर, मुझे थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, लेकिन वो मैथ्स का फार्मूला जो हम अप्लाई करते हैं उसी के हवाले से अगर वो अप्रोच मेरे जहन में आ रहा है, क्योंकि आप स्लोप मांग रहे हैं ना सर। जी जी, स्लोप मांग रहे अच्छा सर, मैं जब भी हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं तो उसका एक फार्मूला मैं बताता हूँ, अगर आप उसको लिखें। हैं। जी बताएं। अच्छा, स्लोप इज इक्वल टू जी, स्लोप को वाई एम टू कह सकते हैं ना हम? जी जी बिल्कुल सर, एम कह सकते हैं आप। ठीक है। y2 - y1 y2 माइनस y1। डिवाइडेड बाई जी x2 - x1। जिस तरह सर ठीक। आपने कहा था ना कि राइज और रन, ये जो y2 - y1 है ये डेल्टा y को शो कर रहा है, और x2 - x1 जो है ये डेल्टा x को शो कर रहा है। मतलब ऊपर वाला क्वांटिटी जो है वो राइज को, और नीचे वाली क्वांटिटी जो है ये रन को शो कर रहा है। अब ये पॉइंट सर आप अगर आप इसमें पुट करें ना, तो जी वाई जी। टू की जगह, जी सर, y2 की जगह पे वो जो पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे पहला पॉइंट जो है वो 5 और 4 है, तो ये एक वैल्यू x की है, दूसरी y की है ना। ठीक है। तो x1 की वैल्यू है 5 और y1 की वैल्यू है 4। इसी तरह x2 की वैल्यू 2 है और y2 की वैल्यू जो है वो -1 है। तो इस फार्मूले में अगर सर हम पुट करें, तो यहाँ पे y2 की जगह पे आ जाएगा -1 और -4, फिर डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 2 - 5। हाँ, तो सर ये ऊपर से आ रहा है -5 डिवाइडेड बाय -3, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 5/3, ठीक है, 5/3 आ गया। जो कि क्वांटिटी 5/3 से 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना सर, तकरीबन। सॉरी, 1 पॉइंट ठीक। समथिंग। इसको डिवाइड करेंगे। बिल्कुल सही है। आप इसको डिवाइड ना भी करें, आपके पास अगर ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई है ना, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि जीरो से बड़ी होगी। जी जी तो ठीक मुझे है ना? तो सर एक, अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो वो जीरो से छोटी होगी, तो इससे वो आप कह सकते हैं कि जीरो से छोटी वैल्यू है अगर नेगेटिव है। जी सर, तो क्वांटिटी ए मुझे सर द स्लोप ऑफ लाइन, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है ऐसा सर। ही है। अच्छा, दूसरा इसका तरीका ये है कि आप अगर इस इन पॉइंट्स को ड्रॉ करें ना इधर, आप अपने एक्स वाई प्लेन पे बना के, जिस ये मैंने बनाया, तो यहाँ पे अगर ये दोनों पॉइंट आप देखें कि किस जगह पे आते हैं, तो पहले ये पॉइंट देख लें, 2 - 1, कि एक्स की पावर ये 2 है और वाई नेगेटिव है, वो नीचे होगा। अगर आप यहाँ पे -1 कर लेते हैं और ये x2 है, तो ये तकरीबन यहाँ पे बनता है पॉइंट। ठीक है। और दूसरा जो 5 और 4 है, वो आप तकरीबन यहाँ पे कह लें कि y4 है और x5 है। ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स बनते हैं। अगर आप इसको आपस में मिलाते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बनती है। ठीक है। अब इस स्ट्रेट लाइन से भी हमें पता चल रहा है इन पॉइंट्स को मिलाने से कि ये पॉजिटिव स्लोप है इसकी। अब पॉजिटिव कैसे पता चली? क्योंकि हमें ये पता है कि जब भी एक्स की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, अगर उसके साथ वाई की वैल्यू इंक्रीज होती है तो वो पॉजिटिव स्लोप होती है। अगर एक्स की वैल्यू इंक्रीज करने से वाई की वैल्यू डिक्रीज होती है तो वो नेगेटिव स्लोप होती है। और इस लाइन पे अगर हो तो वो जीरो स्लोप होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है कि अब ये राइट साइड की तरफ जा रही है लाइन, अपवर्ड पोजीशन की तरफ, तो ये राइट साइड की तरफ एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। एक्स की वैल्यू इंक्रीज होने से ये ऊपर वाली साइड पे देखें, ये वाई की वैल्यू भी इंक्रीज होती जा रही है। तो दोनों वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं, इसका मतलब है कि स्लोप पॉजिटिव है। आपको स्लोप की वैल्यू अगर ये 5/3 ना भी पता हो, जस्ट ये पता चल जाए कि वो पॉजिटिव है, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि जीरो से ग्रेटर है। तो क्वांटिटी ए आपकी ग्रेटर हो जाती है।
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन 4। अच्छा, यहाँ पे मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो ट्रायंगल इन्होंने हमें दी हुई है, क्या ये राइट ट्रायंगल है? सर बाजार तो ये राइट नहीं। एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा है सर। बिल्कुल राइट एंगल ट्रायंगल ही है। अगर इसके यहाँ पे, मुझे जो लगता है अगर इसके यहाँ पे ऐसे बॉक्स दिया हुआ होता तब ये 90 का कंसीडर्ड होता। बिल्कुल। आपने कभी भी पिक्चर देख के ये अज्यूम नहीं कर लेना कि ये राइट ट्रायंगल है, ठीक है, जब तक कि वो हमें क्लियरली मेंशन ना करें। जैसे ये सर सकलैन ने बताया कि राइट ट्रायंगल शो करने के लिए ना वो इस एंगल को ऐसे बिल्कुल स्क्वायर शो करके बताएंगे कि वो राइट ट्रायंगल है। अदरवाइज आप उसको राइट ट्रायंगल खुद से कंसीडर नहीं करेंगे जब तक कि वो क्लियरली मेंशन ना करें क्वेश्चन में। ठीक है, इस तरह फिर वो गलत हो जाएगा हमारी कैलकुलेशन। हम क्योंकि राइट ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज उस पर अप्लाई करेंगे और वो आंसर हमारे पास उस तरह नहीं आएगा। तो ये आपने ध्यान रखना है कि पिक्चर, क्योंकि ये स्केल के ऊपर नहीं बनी हुई ना, आपने इस बुक में भी और वैसे भी शायद टेस्ट में भी आई थिंक कहीं मेंशन हो कि जितनी भी ज्योमेट्री की पिक्चर्स आती हैं वो किसी फिक्स या ग्राफ स्केल पे बनाई हुई नहीं है, मतलब वो कैलकुलेटेड नहीं है, वो यूं अजम्पशन की बेसिस पे या रफ फिगर्स हैं। तो आप इसको देखने में तो ये राइट ट्रायंगल लग रही है, लेकिन आप इसको उस वक्त तक राइट ट्रायंगल कंसीडर नहीं कर सकते जब तक कि वो खुद क्लियरली मेंशन ना करें। चलें, एक ट्रायंगल हमें दी हुई है, उसकी एक साइड ये दी है, एक साइड ये, और एक साइड ये दी हुई है हमें। ये आप लेंथ कह सकते हैं तीनों। और हमें क्वांटिटी ए में जस्ट एक्स दिया हुआ है। एक्स ये यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि ये एक एंगल है, एक इनर एंगल हमसे पूछा हुआ है, और उसको कंपेयर करना है हमने दूसरी तरफ क्वांटिटी बी से जो 90 है। अब हम क्योंकि क्वांटिटी बी से रिलेट करना चाह रहे हैं इसको, तो हम ये चेक करेंगे कि ये एक्स एंगल क्या 90 हो सकता है या 90 से बड़ा या छोटा होगा। तो हमने सिर्फ यही चेक करना होगा, क्योंकि अगर ये एक्स हम 90 कंसिडर करते हैं तो ये राइट ट्राइंगल बन जाती है जिसकी हमने बात की थी। आप एज्यूम करके चेक कर सकते हैं इन वैल्यूज की मदद से। अगर तो वो राइट ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज पे पूरा उतर रहे हैं तब तो ये 90 होगा, अगर नहीं उतर रहा तो वो 90 नहीं होगा, या छोटा होगा या बड़ा होगा। वो भी हम देख लेते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करें। अगर ये हम 90 कंसीडर करते हैं एंगल, तो ये राइट ट्राइंगल है, और राइट ट्राइंगल में जैसे हमें पता है कि पैथागोरस थ्योरम या पैथागोरियन थ्योरम हम अप्लाई करते होते थे साइड्स पे। अगर हमें साइड्स गिवन हो, दो साइड्स गिवन हो, तो तीसरी साइड हम निकाल सकते हैं। अगर उसकी मदद से हम ये चेक करना चाहें कि ये तीनों साइड्स जो हैं आपस में इक्वल आ रही हैं या नहीं आ रही, तो वो क्या होता था, दो जो लेग्स होती थी जो 90 डिग्री का एंगल बना रही होती हैं, उनको हम लेग्स कहते हैं, एक ये साइड और एक ये साइड। इनका सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर आना चाहिए, तब ये राइट ट्राइंगल कंसीडर होता है। अगर आप उसी के थ्रू इसको करें, 5 + y स्क्वायर और 12 - y का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, वो इस तरह बनता है। अब यहाँ y की वैल्यू आप खुद एज्यूम कर सकते हैं कि अगर y की वैल्यू हम 0 ले लेते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा। y की वैल्यू अगर हम 1 ले लें तो इसका आंसर क्या 13 के स्क्वायर के इक्वल आएगा। या y की वैल्यू हम 2 ले लेते हैं, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि जब आप y की वैल्यू चेंज करेंगे तो कभी भी उसका आंसर सेम नहीं आएगा। ठीक है, चेंज होता जाएगा। ऐसा ही है ना कि ये 13 के स्क्वायर तो ज़ाहिर है फिक्स्ड है ना, एक ही वैल्यू है।
तो जब जाहिर है हम लेफ्ट साइड पे y की वैल्यू डिफरेंट पुट करेंगे तो वो कभी भी इसका स्क्वायर जो 169 आता है वो नहीं आएगा, चेंज होता रहेगा। जी सर, ठीक है, तो सर इसको मैंने थोड़ा सा सॉल्व किया, वाई को मैंने जीरो पुट किया तो दोनों साइड पे 169 तो आ रहा बिल्कुल जब आप जीरो पुट करेंगे ना है जी। तो वो और इक्वल हो जाएगा। उसमें हमने और जी सर, और फिर मैंने वाई की वैल्यू सपोज की कि फॉर एग्जांपल मैंने टू लिए, तो ये एक साइड पे ये 7 आ रहा है और दूसरी साइड पे 10, तो उसका जब स्क्वायर लिया तो ये इक्वल नहीं आ रहा, मतलब ये रिलेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा सर। जी सेटिस्फाई नहीं हो रहा क्योंकि y की अगर आप डिफरेंट वैल्यूज लेंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा। जी इससे हमें एक बात ये पता चलती है कि यहाँ पे हम ये नहीं बता सकते कभी भी कि x का एंगल क्या होगा, मतलब x एंगल क्या हो सकता है। 90 डिग्री तो वो प्रूव नहीं हो रहा। ठीक है, अब हमें ये नहीं पता कि वो 90 से छोटा होगा या बड़ा होगा। ठीक है, तो अब हम ये भी नहीं कह सकते ना कि x बड़ा है, मतलब 90 से बड़ा है तो क्वांटिटी ए ग्रेटर हम नहीं कह सकते, या x छोटा है तो क्वांटिटी बी को हम ग्रेटर नहीं कह सकते। तो हम डी ऑप्शन की तरफ जाते हैं कि यहाँ पे हम रिलेशनशिप डिटरमिन नहीं कर पा रहे कि एग्जैक्ट x क्या हो सकता है, छोटा होगा 90 से या बड़ा होगा। वो किसी केस में छोटा होगा, किसी केस में बड़ा होगा, वो y की वैल्यू पे डिपेंड भी करता है। क्लियर है तो फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। ओके सर। अच्छा, क्वेश्चन 5 देखें। In the figure above, triangle RST is inscribed in a circle. The measure of angle RST is greater than 90 and the area of circle is 25 pi. अब एक ट्राइंगल है जो सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है। इंस्क्राइब्ड का मतलब यही होता है कि ट्राइंगल के जो वर्टिसेस हैं, जो कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स को वर्टिसेस कहते हैं। जिस तरह ये एक आर पॉइंट है, एक टी है और एक एस है, ये सर्कल के सरकमफेरेंस को टच कर रहे हैं। ठीक है, ये जब इस तरह टच करके एक सर्कल के अंदर कोई भी शेप बनी होगी, वो ट्राइंगल हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, तो उसको हम कहते हैं इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, कि वो सर्कल के अंदर एक इंस्क्राइब्ड चीज है। अच्छा, दूसरी चीज उन्होंने बताई, द मेजर ऑफ एंगल आर एस टी इज ग्रेटर देन 90। ठीक है, आर एस टी का मतलब कि ये वाला एंगल वो बता रहे हैं, ये कि ये 90 से बड़ा एंगल है। एंड द एरिया ऑफ सर्कल इज 25 पाई, और सर्कल का एरिया हमें दिया हुआ है 25 पाई। और हमने कंपेयर क्या करना है, द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट आर टी, ये वाली लेंथ, और क्वांटिटी बी में 10 है। मतलब कि ये आर टी की लेंथ बेसिकली हम निकालेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको फिर हम 10 से कंपेयर करेंगे कि वो इसके इक्वल आ रही है, इससे ग्रेटर आ रही है, या इससे स्मॉलर आ रही है। कोई एक्सप्लेन करना चाहे कि इसको हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। सर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इसको। जी सर। सर यहाँ पे द एरिया ऑफ अ सर्कल गिवन है सर 25 पाई ना। जी जी। तो हमने साइड को कंपेयर करना है आर टी को, मतलब हमें आर टी की वैल्यू चाहिए ना। तो असल में अगर आप बिल्कुल। देखें ये असल में अगर आप देखें तो ये सर्कल का डायमीटर बनता है, ऐसा ही है सर, आर टी की बात कर रहा हूँ। तो एरिया ऑफ अ सर्कल का सर जो फार्मूला है वो है पाई आर स्क्वायर। आप लेके पाई मैं आर बता दूँ। स्क्वायर। जी जी, पाई आर स्क्वायर। एक मिनट। सर ए लेके एरिया इज इक्वल टू पाई आर जी मैं स्क्वायर। लिख रहा हूँ। जी। अब सर एरिया तो यहाँ पे हमें गिवन है ना सर 25, अब ए की जगह पे 25 पाई लेके। पाई आर के साथ स्क्वायर। पाई कैंसिल हो जाएगा, सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25, और आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। बिल्कुल ठीक है सर। सर ये तो रेडियस की वैल्यू आई ना, लेकिन ये आर टी जो है ये सर्कल का डायमीटर है, तो इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि रेडियस जो है वो 2 गुना होता है, तो
10 वैल्यू आ रही है। तो इट मीन ऑप्शन बी, ये दोनों मेरे मुझे हाँ सर बिल्कुल। अच्छा, ये आपने वैल्यूज तो बिल्कुल सही निकाली कि रेडियस 5 है और उसी हिसाब से फिर डायमीटर 10 निकलता है। लेकिन जी जी। जो आपने सर ये एज्यूम किया ना कि ये आर टी इस सर्कल का डायमीटर है, ये आप अपने पास से एज्यूम नहीं कर सकते। अच्छा सर। क्योंकि कहीं भी आपको देखें ये चीज़ गिवन नहीं है। जब भी गिवन होगी ना, तो वो जी सर। आपको इस चीज़ को कहीं ना कहीं मेंशन करेंगे, बताएंगे। कई दफ़ा वो ये बताते हैं कि सेंटर ऑफ द ट्राइंगल एंड सेंटर ऑफ द सर्कल इज पॉइंट दिस, कोई भी पॉइंट मेंशन कर देंगे और वो आपको क्लियर बताएंगे कि इन दोनों का सेंटर एक ही है। तब आप उस तरह की कोई एजम्पशन करके तो आप ये कंसीडर कर सकते हैं कि आर टी इसका डायमीटर है। अब इस केस में आप ये कभी भी नहीं बता सकते कि आर टी इसका डायमीटर है। इस इधर एक और चीज़ है जो एक थ्योरम है ज्योमेट्री में, उसे थेल्स थ्योरम कहते हैं। आपने अगर कहीं देखा हो या पढ़ा हो, THALES, ठीक है, थेल्स थ्योरम है एक। ये बताता है कि जब भी कोई भी ट्रायंगल सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड होगा, ठीक है, तो उसमें आप अगर ये जो एंगल है, कोई एक एंगल जो है 90 डिग्री का होगा, तो उसके जो ऑपोजिट साइड पे जो लेंथ होगी ना, ये वाली, वो लाजमी डायमीटर होगी। ठीक है, ये हमेशा डायमीटर होगी उस सर्कल का। लेकिन इस केस में देखें, उन्होंने हमें क्लियर बताया है कि जो आर एस टी एंगल है, मतलब ये जो एंगल है, ये 90 से बड़ा है। तो अगर इस थ्योरम की बेसिस पे हम देखें कि अगर तो ये 90 होता तो ये आर टी हम एज्यूम कर लेते, बल्कि कंफर्म हो जाता कि ये डायमीटर है। लेकिन अब वो बता रहा है कि वो एंगल 90 से बड़ा है। तो आपको ये आर टी कभी भी डायमीटर नहीं हो सकती है, क्योंकि ये इंस्क्राइब्ड सर्कल है और ये एक थ्योरम प्रूवन बात है ज्योमेट्री की। तो अब एक सर्कल को देखें, ये सर्कल है, इसमें अगर ये सेंटर पॉइंट है और ये डायमीटर है इसका, अगर कोई भी अंदर लाइन जो डायमीटर नहीं है, तो वो कहीं भी हो सकती है ना, यूं हो सकती है, यहाँ हो सकती है, जो दो पॉइंट्स को, या यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, जो सेंटर पॉइंट को बस टच ना कर रही हो, कहीं से भी गुजर रही हो। तो इन सब लाइंस को हम कॉर्ड्स कहते हैं। और डायमीटर भी इसी एक लाइन की टाइप है जिसे स्पेशल कॉर्ड कहते हैं, जो कि सेंटर पॉइंट्स को क्रॉस कर रही होती है। तो कॉर्ड में सबसे जो मैक्सिमम लेंथ वाली कॉर्ड होती है उसे डायमीटर हम कहते हैं। ठीक है, ये जितनी भी लाइंस अंदर से पास करेंगी जो सर्कल के सरकमफेरेंस के दो पॉइंट्स को आपस में मिलाती हैं, उनमें स्पेशल कॉर्ड जिसे डायमीटर कहते हैं, वही एक ऐसी है जो मैक्सिमम लेंथ रखती है, बाकी तमाम कॉर्ड्स उससे छोटी होंगी। अब इस केस में देखें, अगर हमें ये पता चल गया कि ये आर टी डायमीटर नहीं है थेल्स थ्योरम की वजह से, क्योंकि इसका एंगल 90 नहीं है, ऑपोजिट एंगल ना, तो ये अगर डायमीटर नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये उससे छोटी कॉर्ड है, डायमीटर से छोटी कॉर्ड है। कोई भी लाइन है लेकिन वो छोटी है। तो जब वो डायमीटर से छोटी है तो उसकी लेंथ भी जाहिर है छोटी है। ये देखें ना, आपने डायमीटर 10 निकाल लिया, बिल्कुल सही है। अब वो डायमीटर से छोटी लेंथ है आर टी, तो वो 10 से छोटी वैल्यू होगी। तो हमें ये पता चल गया द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट आर टी इज लेस देन 10। और क्वांटिटी बी में हमें 10 ही दिया हुआ है, तो क्वांटिटी बी इज ग्रेटर। ये क्लियर होगी बात। जी सर। बस इसमें ये थेल थ्योरम को थोड़ा सा आप याद कर लें कि जब भी सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड ट्राइंगल दिया होगा और उसमें कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री का हमें दिया हुआ है, तो उसका ऑपोजिट साइड जो भी होगी वो हम डायमीटर कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, वो डायमीटर होगा उस सर्कल का। लेकिन जिस तरह आपने स्टार्ट में एज्यूम किया कि ये डायमीटर, देखने में तो वो लग रहा है कि चलें ये डायमीटर है, सेंटर से तकरीबन पास कर रहा है, लेकिन हम उसे अपने पास से एज्यूम नहीं कर सकते। उस तरह फिर देखें आंसर गलत आ जाएगा। अभी ये आपका 10 और ये 10 इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो इस केस में ये इक्वल और ऑप्शन सी आप चूज करते, हालांकि ये ऑप्शन बी है इसका।
ठीक है सर। ओके, आगे मल्टीपल चॉइस आगे इसमें देखते हैं। कोई क्वेश्चन रीड आउट कर दे अगर करना चाहे तो। कोई भी आप में से स्टेटमेंट पढ़ दे और अगर एक्सप्लेन करना चाहे कि उसे क्या समझ आया। आप जितना ज़्यादा डिस्कस करेंगे उतना आसानी से आपको समझ आएगा, और आपको ये वो भी बोरिंग भी नहीं लगेगा। और जाहिर है अगर आप ये क्लासेस अटेंड कर रहे हैं तो आपने जीआरई तो अटेम्प्ट करना ही करना है, तो बेहतर है कि आप पार्टिसिपेट करें और इसकी तैयारी अच्छे से करें और खुशी खुशी करें, क्योंकि मैथ आप ज़्यादा देर करेंगे तो वो आपको अगर इंटरेस्ट नहीं ले रहे तो वो बोरिंग ही लगेगा। चलिए मैं रीड कर देता हूँ। जी सर। A construction company will produce identical metal supports in the shape of right triangle with length of length 3 feet and 4 feet. The three sides of each triangular support are are to be constructed of metal stripping. If the company has a total of 6,000 feet of metal stripping and there is no waste of material in the construction of the supports, what is the greatest possible number of supports that the company can produce? सर अगर कोई अंडरस्टैंड हुआ तो एक्सप्लेन भी कर दें कि वो क्या कह रहे हैं। हाँ, इसमें एक ये बता रहा है कि कंपनी ने एक लाइक प्रोड्यूस की आइडेंटिकल मेटल सपोर्ट, जो कि मतलब शेप है जिसकी लाइक ट्रायंगल है, थ्री लेग्स ऑफ लेंथ है वो कितनी 3 फीट है एंड 4 फीट है। इसके बाद वो ये भी बता रहा है कि इसकी थ्री साइड्स हैं, ठीक है, एंड ईच साइड है कि ट्रायंगुलर सपोर्ट है, ठीक है। और उसकी टोटल जो फीट है वो भी दी गई है यहाँ पे, जैसे 6,000 फीट मेटल स्ट्रिपिंग एंड देयर इज नो वेस्ट मटेरियल इन द कंस्ट्रक्शन। तो मुझे जितना समझ आया तो मतलब यही चीज़ें टोटल। और फिर व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ स्पोर्ट्स, तो ये ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ स्पोर्ट्स पूछ रहे हो इसमें, ये कितने दिए गए हैं इसमें। बिल्कुल। उन्होंने ये बताया कि वो कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो आइडेंटिकल मेटल स्पोर्ट्स बना रही है। ठीक है, आइडेंटिकल का मतलब कि वो एक ही शेप एग्जैक्ट बना रही है। ठीक है, और शेप हमें दी हुई है कि इन द शेप ऑफ अ राइट ट्राइंगल विद लेग्स ऑफ 3 and 4 फीट, कि वो राइट ट्राइंगल की शेप में बना रही है आइडेंटिकल मेटल स्पोर्ट्स, और जिसमें हमें दो साइड उसकी दी हुई हैं। आप एक 3 ले थ्री हो लें जाएगी और एक 4 हो जाएगी। और एक 4 हो जाएगी। ठीक है, और ये राइट ट्रायंगल बताया हुआ, तो ये इसलिए मैंने यहाँ बॉक्स बनाया कि ये 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि ये लेग्स मेंशन किया हुआ है। तो लेग्स आपको पता है कि हम जो एंगल जो साइड्स राइट ट्रायंगल बना रही हूँ, जो राइट एंगल का 90 डिग्री बना रही हूँ ट्रायंगल में, उनको हम लेग्स कहते हैं, और इस थर्ड साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ठीक है, तो हमें ये शेप दी हुई है और इसकी दो साइड दी हुई हैं। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि दी थ्री साइड्स ऑफ ईच triangular support are to be constructed of metal stripping। ठीक है, कि वो मेटल स्ट्रिपिंग के लिए जो है मेटल स्ट्रिपिंग को सपोर्ट करने के लिए ट्रायंगुलर सपोर्ट बना रहे हैं। और इफ अ कंपनी हैज अ टोटल ऑफ 6,000 फीट ऑफ मेटल स्ट्रिपिंग, अगर कंपनी के पास जो टोटल मेटल स्ट्रिपिंग है वो 6,000 फीट हो और उसमें कोई वेस्ट वेस्ट ना हो मटेरियल, वो जो 6,000 फीट उन्होंने बनाई है स्ट्रिप, अगर उसमें से कोई भी यूनिट वेस्ट नहीं हो रहा, तो आप ये बताएं कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सपोर्ट दैट द कंपनी कैन प्रोड्यूस। तो आप मैक्सिमम बताएं कि वो कितनी इस तरह की शेप में स्ट्रिप्स बना पाएगी 6,000 फीट मेटल स्ट्रिपिंग से। तो सबसे पहले तो अ, उन्होंने इस शेप की बनानी है, अब वो पूछ रहे हैं कि कितनी बना सकती है। ठीक है, कितने के लिए सबसे पहले तो हमें पता चलना चाहिए ना कि इसमें मेटल स्ट्रिप कितनी लग रही है। अब इसकी तीनों साइड्स को अगर हम ऐड करेंगे तभी हमें पता चलेगा ना इसमें टोटल मेटल स्ट्रिप कितनी बन रही है। तो हमें दो साइड दी हुई है, तीसरी साइड हमें अभी चाहिए, वो हमने फाइंड आउट करनी है, उनको हम ऐड करेंगे।
तो हमें पता चल जाएगा कि एक स्ट्रिप बना, एक जो आइडेंटिकल मेटल सपोर्ट है उसको बनाने में कितनी स्ट्रिप लग रही है। और फिर जब टोटल स्ट्रिप हमें दी हुई है तो उससे हम उस चीज को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ आइडेंटिकल मेटल सपोर्ट्स आ जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि हमें पता है कि ये राइट ट्राइंगल है, तो राइट ट्राइंगल में जब दो साइड्स हमें दी हो और थर्ड साइड हमने फाइंड आउट करनी हो, तो पैथागोरियन थ्योरम भी है। और एक शॉर्टकट मेथड जो हमने उसमें पढ़ा था कॉन्सेप्ट्स में, कि आप इन वैल्यूज को भी देखते होते हैं कि ये कहीं पैथागोरियन ट्रिपलेट्स तो नहीं है, जो कि एक 3 4 5 था और एक 5 12 13 आई थिंक था। तो उनमें से अगर किसी का भी मल्टीपल बन रहा हो तो हम उसको उस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे वो 3 4 और 5, ये वाला ट्राइंगल ये शो हो रहा है, तो आप इसकी ये चीज डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि इसका हाइपोटेन्यूज 5 है, क्योंकि ये राइट ट्राइंगल है। तो ठीक है, ये ट्रिपलेट्स की तो सबको आइडिया है ना। नहीं सर, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। अच्छा, जब भी आपके पास ये राइट ट्राइंगल होता है, राइट ट्राइंगल का मतलब ये कि उसका एक एंगल 90 होगा। ठीक है, और 90 डिग्री के एंगल को हम इस स्क्वायर से भी शो करते हैं ज्योमेट्री में। ठीक है, या तो लिखा हो यहाँ 90 या फिर जस्ट ये स्क्वायर लगाओ तो हमें अंडरस्टूड है कि ये 90 होगा। अब जो दो साइड 90 डिग्री का एंगल बना रही होती हैं, मतलब एक ये साइड और एक ये साइड, इन दोनों को हम लेग्स कहते हैं, और इस थर्ड साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। इसके लिए एक थ्योरम है, पैथागोरियन थ्योरम। आपको समझ आ गया होगा, ये मैंने जैसे भी लिखा जल्दी में। तो इसमें एक तो फॉर्मूला ये है कि a² + b² = c²। ये पैथागोरियन थ्योरम ये कहता है कि इस साइड की लेंथ जो है वो अगर आप a कंसीडर कर लें, इसको b कंसीडर कर लें और इसको c कर लें, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इस थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, एक तो ये पैथागोरियन थ्योरम राइट ट्राइंगल में ये चीज अप्लाई होती है। दूसरा वो ये कहता है कि कुछ पेट फिगर्स हैं लेंथ्स की, जैसे ये 3 4 5 मैंने लिखा, एक है 3 4 5। इसको पैथागोरियन थ्योरम ने प्रूव किया हुआ है कि अगर दो साइड 3 4 होंगी तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वो राइट ट्राइंगल है तो उसकी थर्ड साइड 5 ही होगी। अंडरस्टूड है, ये आपने याद करनी है बेसिकली। ठीक है, इसी तरह एक और है A5 12 13, और एक और है वो आई थिंक 8 15। अगर मैं गलत लिख रहा हूँ तो किसी को याद हो तो बता दें, मेरे ख्याल में 8 15 17 है। मैं चेक भी कर लेता हूँ 1 मिनट में। 5 12 13 है एक, एक जी एट जी, 17। जी ये भी सही है सर, यही तीनों है। इसमें अच्छा जो ज्यादा यूज होते हैं, ये जो ज्यादा कॉमन है ना, जो हमें फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए, वो ये दो हैं। जो थर्ड वाला है ये बहुत कम आते हैं क्योंकि वैल्यू बड़ी हो जाती है। तो आपने जब भी राइट ट्राइंगल दिया हो तो इन दोनों को लाजमी चेक कर लेना है। शॉर्टकट मेथड है बेसिकली ये, कि अगर आपके पास ये दो साइड्स 3 और 4 दी हुई हैं तो थर्ड साइड आप डायरेक्ट 5 लिख सकते हैं बगैर कुछ सॉल्व किए। इसी तरह अगर आपके पास एक साइड 5 और एक 12 दी हुई है तो थर्ड साइड आप 13 लिख सकते हैं। इसमें सिर्फ ख्याल ये रखना है कि जो फर्स्ट टू फिगर्स हैं 3 और 4 या 5 और 12, ये हमेशा आपने लेग्स ही कंसीडर करनी है, और ये थर्ड जो 5 और 13 है ये हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा। ऐसा नहीं कि आपको एक राइट ट्राइंगल दी हुई है और यहाँ पे उन्होंने 4 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, तो आप इसको 4 और 5 लिख लें कि जी ये तो राइट ट्राइंगल है और ट्रिपलेट में ये वैल्यूज है। नहीं, ये जो 5 है ये हमेशा हाइपोटेन्यूज पे ही आना चाहिए। ठीक है, या ये 3 और 4 जो है ये लेग्स होंगी लाजमी। ये आपने ख्याल रखना कि इसमें जो ट्रिपलेट्स में फर्स्ट टू वैल्यूज हैं ये लेग्स हैं और थर्ड वैल्यू हाइपोटेन्यूज है। आप क्लियर हो गए सर? जी सर, क्लियर है। चलें, तो इसमें अब हमें पता था कि एक लेग हमें 3 दी हुई है, एक 4 दी हुई है, और ये राइट ट्राइंगल है।
तो हमें थर्ड साइड पता चल गई ट्रिपलेट से कि ये 5 है। ठीक है, अब हमने इसका क्योंकि हमने ये टोटल डिस्टेंस या पेरीमीटर कह लें आप ज्योमेट्री की फॉर्म में, पेरीमीटर निकालना है, तो तीनों साइड्स को जब हम ऐड करते हैं 3 4 और 5 को, तो वो 12 बनता है। मतलब कि 12 फीट जो है मेटल स्ट्रिपिंग यूज हो रही है एक आइडेंटिकल मेटल सपोर्ट बनाने के लिए। अब वो पूछ रहे हैं कि 6000 फीट की अगर मेटल स्ट्रिपिंग है तो कितने यूनिट उससे बनेंगे। तो आप 6000 टोटल है, उसको डिवाइड करेंगे इस यूनिट वैल्यू से जो कि 12 है, तो ये आपके पास आ जाता है 500। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो गया। ठीक है, ये क्लियर है बात। सर एक ब्लॉक 12 फीट बना रहा है। जी, एक ब्लॉक बना रहा है 12 फीट। एक जो उन्होंने ये बताया ना कि कंस्ट्रक्शन कंपनी आइडेंटिकल मेटल सपोर्ट्स बना रही है। ठीक है, तो एक सपोर्ट जो बन रही है ना वो 12 फीट स्ट्रिपिंग से बन रही है। स्ट्रिपिंग कह लें आप, मटेरियल कह लें या लेंथ कह लें उस मटेरियल की जिससे वो बन रही है। तो अगर एक यूनिट या एक स्ट्रिप जो है वो 12 फीट से बन रही है, तो टोटल 6000 फीट की स्ट्रिपिंग से कितने यूनिट्स बनेंगे या कितनी वो नंबर ऑफ यूनिट्स बनेंगे। तो आप इसको जब एक वाले लेंथ से डिवाइड करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएगा ना। जी, ठीक है ये। ये ऐसे ही है जैसे अगर एक कपड़े का थान है, उसकी लेंथ 6000 है, और आपको पता है कि उसमें से अगर एक जोड़ा बनाए हम, ठीक है, एक सूट सिलाई करें तो वो 12 फीट से बनता है। तो आप बताएं कि 6000 फीट के थान से कितने जोड़े या कितने सूट्स बन जाएंगे। तो आप अगर 12 से एक जोड़ा बन रहा है तो इसको डिवाइड करेंगे तो आप बता सकते हैं कि इससे 500 सूट्स हम बना सकते हैं। ओके, क्वेश्चन 7 को देखें। आप इसमें देख लें कि पॉइंट ए पे हमें उन्होंने एंगल क्लियर बताया हुआ है कि ये राइट ट्राइंगल है। ठीक है, जो ये बॉक्स इन्होंने बनाया है। हालांकि यहाँ पे उन्होंने ये नहीं बताया कि ये ट्राइंगल राइट है, जस्ट उन्होंने इस बॉक्स से बता दिया हमें कि ये राइट ट्राइंगल है। जी सर माजिद। एक्सक्यूज मी सर, अगर थोड़ा सा टाइम दे दे इसको हम और ट्राई कर लें। जी जी, आप ट्राई करें बिल्कुल। जी सर। जी सर, मैंने तो उसको थोड़ा सा मैथ्स के फॉर्मूले से सॉल्व की। जी सर बताएं। अच्छा सर, सबसे पहली बात ये कि ये जो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल है ना सर, क्योंकि ए पे मेंशन है। जी सर। तो कोई भी ट्रायंगल हो, इनकी तीनों एंगल का जो सम है वो 180 के बराबर है, जिस तरह आपने लिख लिया ना। एक 30 मेंशन है और ए पे जो है 90 है, तो ये जो बी पे जो एंगल है ये खुद बहुत 60 हो जाएगी। बिल्कुल सही है सर। तो इन तीनों एंगल का जो सम है वो 180 के बराबर हो रहा है। अब हमें एक साइड गिवन है जो कि ए बी इज इक्वल टू 6 है। तो हमें कह रहे हैं कि आपने एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का सर जो फार्मूला है वो है
1/2, अगर आप लिखना चाहें तो फिर आप लिख। जी मैं लिख सकता अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 लेंथ हूँ। जी मल्टीप्लाई बाय, हाँ, मल्टीप्लाई बाय h हाइट। ये हाइट कर लेते हैं। जी sir। अब सर यहाँ पे अगर आप देखें तो ए बी हाइट तो हमें गिवन है, और एल नहीं गिवन ना, लेंथ इसकी जो है। जी सर। तो सर अगर मैथ्स के बैकग्राउंड से कोई है तो उसको ये अंदाजा होगा, यहाँ पे एक साइड हमने फाइंड आउट करना है, तो उसमें हमने ट्राइग्नोमेट्रिक रेशो अप्लाई करने हैं टेंजेंट थीटा से। मैंने इस अप्रोच से किया सर इसको। आपका आंसर निकला है? जी सर, आंसर निकला है मेरा। आप आंसर चॉइस बता दें ये कि 18 स्क्वायर रूट, सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। जी सर हाँ। क्योंकि मैंने इस पर थोड़ा सा मैथ्स अप्लाई किया, ट्राइग्नोमेट्री वगैरह, तो उस हवाले से ये बन रहा है। बिल आंसर आपका बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही कैलकुलेट किया, फॉर्मूला भी यही है। लेकिन जी अब आमतौर पे हम देखें ना, जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है, जैसे मैं भी नहीं हूँ, जी तो आप इसको अगर इजी वे में देखें तो इस फॉर्मूले में अब आपके पास ए भी अवेलेबल नहीं है और आपके पास एल भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। एच तो हमें हाइट पता है, ये 6 दी हुई है। तो अब दो चीजें अननोन है, तो आप इसमें से फाइंड आउट नहीं कर सकते ना कोई एक वैल्यू। जैसे हमें अब एरिया चाहिए, तो हम एरिया कैसे निकालें जब तक हमारे पास ये एल की वैल्यू ना हो। तो इसके लिए, क्योंकि जीआरई में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आता जिसमें आप फंस जाएं, उसका इजीएस्ट वे कोई ना कोई जरूर होता है। और इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, इस क्वेश्चन में हम देखें तो ये हमें एंगल ये बता रहे हैं कि एक एंगल 30 है और एक एंगल 90 है, ठीक है। और अंडरस्टूड है कि थर्ड एंगल 60 होगा। जैसे सर ने भी बताया कि जो इंटरनल एंगल्स होते हैं उनका सम हमेशा 180 के इक्वल होता है ट्राइंगल में। तो ये हमारे पास 60 आ गया, और दोनों बाकी दोनों ट्राइंगल भी हमें पता है। अच्छा, अब ये जो 30, 60 और 90 का कॉम्बिनेशन है ना, जैसे ऊपर हमने ट्रिपलेट्स पढ़े हैं, इस तरह ये भी एक राइट ट्राइंगल की एक स्पेशल टाइप है, ठीक है। इधर मैंने स्पेशल नहीं लिखा था पहले। ये बेसिकली एक स्पेशल टाइप है राइट ट्राइंगल की, जिसमें हमें उसकी जो लेग्स और हाइपोटेन्यूज है उसकी एक वैल्यू दी होती है। मतलब उनका एक रेशियो दिया होता है बेसिकली, कि आप उनको इस तरह लिख सकते हैं। मैं वही एक्सप्लेन कर देता हूँ कि उसमें जो सबसे छोटा एंगल है वो 30 डिग्री है, ठीक है। इसके ऑपोजिट एंगल को आप एक्स ले सकते हैं, ठीक है। 30 डिग्री की ऑपोजिट जो 60 डिग्री का एंगल है, उसके ऑपोजिट को आप, ये आपको वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि इनको हम लेके कैसे चलेंगे सॉल्व आउट करने के लिए। और जो थर्ड साइड है, ये हाइपोटेन्यूज, जो कि 90 डिग्री के अगेंस्ट होता है, जो सबसे बड़ा एंगल है इस केस में, उसको आप 2x लेते हैं, ठीक है। अगर जब भी आपके पास ये स्पेशल ट्राइंगल राइट ट्राइंगल आएगा जिसमें 30, 60 और 90 होंगे, तो आप उसकी साइड्स को इनके इक्वल ले सकते हैं, ठीक है। 30 डिग्री के एंगल वाली साइड को एक्स के इक्वल रखेंगे, और उसी के मुताबिक फिर इन दोनों को हम ये कंसीडर करके सॉल्व आउट कर सकते हैं। ये 60 हो गया और ये 90। अब इस केस में हम, जैसे एरिया का फॉर्मूला था हाफ इंटू लेंथ इंटू हाइट। अब देखें, हाफ तो न्यूमेरिक वैल्यू हमने लिख दी। अब एक हमें 6 दिया हुआ है, वो हाइट है। अब 30 के अगेंस्ट जस्ट हमने एक्स की वैल्यू बेसिकली हमें दी हुई है, हमने वो 6 लिख दी, ठीक है, इस केस में। अब एल जो है वो बेसिकली ये वाली लेग है, जो कि बी के ऑपोजिट है, मतलब 60 डिग्री के एंगल के ऑपोजिट है। और 60 डिग्री के एंगल के ऑपोजिट हमें पता है कि ये जो रेशियो है या ये जो वैल्यू है, ये हमें याद है कि x×³ 3। तो इस केस में x हमारे पास 6 है, तो आप इसको 6×√3 लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू, ठीक है। अब इसको अगर आप सॉल्व आउट करें, तो आप इस 2 से या इस 6 को कैंसिल आउट करें या इस 6 वाले को ले लें। आप
3 आ जाएगा, और इसका आंसर आ जाता है 3 6 18 हो जाएगा फिर, तो 18√3। ठीक है, ये वैल्यू आती है इस एरिया की। अब ये जो रेशियोज हैं ये सिर्फ हम इस केस में ले सकते हैं जिसमें एंगल्स हमारे पास 30 60 और 90 हों। ये एक स्पेशल राइट ट्राइंगल है जिसकी ये वैल्यूज हैं जो हम याद कर सकते हैं इनकी साइड्स को निकालने के लिए, और फिर एरिया में भी यूज हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह की जिस तरह ट्रिपलेट्स में वो 3 कॉम्बिनेशन बताए थे, इसी तरह स्पेशल राइट ट्राइंगल जो है वो दो किस्म की हैं। एक ये 30 60 90, और एक है 45 45 90। ठीक है, इस केस में साइड्स की वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो जाती है। आप, क्योंकि अब ये दोनों एक ही हैं, आप कोई एक साइड ले सकते हैं, तो ये दोनों सेम हो जाएंगी एक्स। यहाँ पे क्योंकि 30 और 60 डिफरेंट थे, तो इनकी वैल्यूज चेंज थी। यहाँ पे अब 45 45 सेम है, तो दोनों की एक्स वैल्यू है, और जो 90 डिग्री की वैल्यू है वो x × √2 है। ये भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अब ये शॉर्टकट मेथड है कि अगर आपके पास इस तरह स्पेशल राइट ट्राइंगल आए और उसमें ये एंगल दिए हों, तो आप उसकी साइड्स के ये कम्बिनेशन ले सकते हैं। अगर 45 45 90 का एंगल आ जाए, तो आप ये वाला कम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये स्पेशल राइट ट्राइंगल्स हैं और ये उनकी स्पेशल वैल्यूज हैं जिनको आप यूज करके वो कर सकते हैं। अब सर ने भी जो मैथ वाला तरीका बताया वो जाहिर है, अब जो मैथ बैकग्राउंड से है वो तो कर लेगा, सर ने बड़े आसानी से उसको सॉल्व आउट कर लिया। लेकिन आम तौर पे अगर आप ये याद करें तो ये आपके लिए इजीएस्ट वे हो सकता है। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, नहीं तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर ये जो आपने वैल्यू लिखे हैं, ये जो एंगल आपने दिए हैं, इनके ऑपोजिट वाली वैल्यू है। जी सर, ऑपोजिट। जैसे भी ये है ना 60, तो यस। इसकी ये जो ऑपोजिट साइड है इसको हम इसके इक्वल लेंगे, ये जो x√3 की वैल्यू है। अब ये 30 के ऑपोजिट 6 था, तो वो हमने इस 30 के इक्वल x है, तो हम इस x को 6 कंसीडर कर रहे थे। इसी तरह इस केस में भी यही है कि 45 और 45 के ऑपोजिट हम x को ले लेंगे, और 90 के ऑपोजिट जो साइड होगी उसको x × √2 लेंगे। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। The volume V of a right circular cylinder is V is equals to pi r square h, where r is the radius of the base and h is the height of the cylinder. If the volume of a right circular cylinder is 45 pi and its height is 5, what is the circumference of its base? जी सर माजिद। जी सर, बस एक मिनट मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बस करीब हूँ सर। सर कॉन्फिडेंस फाइंड कर रहे हैं ना सर? जी। जी सर। जी सर, मैं तो जो आ रहा है वो 6 पाई सर। बिल्कुल सही है सर। मैं आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ सर थोड़ा सा। जी। सर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला तो ऑलरेडी मेंशन है ना, पाई r स्क्वायर h। जी। ये तो मेंशन है सर।
और हमें कहते हैं कि यहाँ पे एच की वैल्यू सर अगर नीचे देखें स्टेटमेंट में तो वो 5 V1 है, एच इज इक्वल टू 5 है। जी सही सर। है सर। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला सर जब आप लिखेंगे ना, वी इज इक्वल टू पाई, लेकिन सर वी इज इक्वल टू, हाँ, पाई आर स्क्वायर एच। मैं 5 लिख देता हूँ डायरेक्ट अगर। जी 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 बिल्कुल सर, हाँ लिखें। और इस साइड पे आप सर 45 पाई लिखें, क्योंकि ये वॉल्यूम की वैल्यू है ना। ये जस्ट हमने पाई, ये जो दो वैल्यूज हमें दी हुई हैं ये जस्ट हमने अभी इसमें पुट की हैं और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया। जी सर, पाई पाई के साथ 20। कैंसिल हुआ सर, जी सर। तो 45 रह गया सर, आर स्क्वायर इज इक्वल आर की वैल्यू सर क्या आएगी? आई थिंक जब ये टू। 5 इधर डिवाइड होगा ना जी सर, जी सर बिल्कुल, हाँ। तो 9 आ 9 आएगा, जाएगा और आर की आर वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। 3। और अब सरकमफेरेंस सर हमारे रिक्वायर्ड है, तो सरकमफेरेंस का जो फार्मूला है, क्योंकि बेस का सर मांग रहे हैं, तो बेस अगर आप देखें सर्कुलर फॉर्म में है सर। बिल्कुल सर। तो सर, तो उसका जो फार्मूला है वो है सी इज इक्वल टू, सरकमफेरेंस की बात कर रहा हूँ, 2 पाई आर। तो जी सर। आर की जगह पे 3 पुट करें तो 3 2 6, 6 पाई ये आर है। तो डी। ये 6 पाई आता है। जी सर। अच्छा इसमें ये जो इन्होंने सिलेंडर की बात की इससे कई दफ़ा हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिलेंडर में पता नहीं शेप किस किस्म की होगी। लेकिन उन्होंने हमें क्लियरली ये बताया है कि ये सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है। तो सर्कुलर सिलेंडर जैसे ये शेप में मैंने बनाया कि मतलब इसकी बेस भी जो है ये सर्कल की तरह है, ऊपर से भी ये सर्कुलर होगा और ये राइट है, राइट का मतलब बिल्कुल ये स्ट्रेट है। ठीक है तो इससे हमें पता चल गया। और वॉइस नहीं ओके। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मेरे ख्याल से इंटरनेट का इशू था। सॉरी को इंटरनेट की वजह से शायद डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं इसको open-
चलो सर, अगर नहीं हो रहा तो कोई इशू नहीं, क्योंकि टाइम भी एंड होने वाला है। आई डोंट थिंक सो वी कोई और क्वेश्चन मैं कर सके। मैं बुक ओपन कर रहा हूँ, वो देख लेते हैं, फिर चले एंड कर लेंगे वहां पे। चलो ऐसा कर लेते हैं। ओके, हम इसकी बात कर रहे थे कि सरकमफेरेंस जो था हमारे पास 2 पाई आर था। ठीक है, ये हमें फॉर्मूला ज़ाहिर है याद होना चाहिए। कुछ सर्कल के फॉर्मूला हैं, कुछ ट्राइंगल के, फिर रेक्टेंगल के। जो क्वाड्रिलेटरल की टाइप है उसमें फिर स्क्वायर भी आ जाता है, पैरेललोग्राम आ जाता है। तो उनके कुछ फार्मूलाज हैं जो इसके एरिया के, पेरीमीटर के, सर्कल के केस में सरकमफेरेंस का ये फार्मूला। तो ये हमने याद करने, ये बेसिक बुक से हमने पढ़े थे। तो ये फॉर्मूला है, इसमें अब आर की वैल्यू हमने निकाल ली थी 3। तो अगर आप वो 3 पुट करते हैं तो ये 6 पाई आ जाता है। ठीक है, जो कि हमारे पास ये आंसर दिया हुआ है। तो ये सिलेंडर के नाम से हमने कंफ्यूज नहीं होना। हमने जस्ट ये पढ़ना है कि सिलेंडर किस टाइप का है, ठीक है, उसकी शेप क्या है। तो वो सर्कुलर थी तो हमने सर्कल की प्रॉपर्टीज उस पर अप्लाई की। बाकी तो हमें उन्होंने बड़ा इजी वे में ये भी फॉर्मूला दिया हुआ, इसकी वैल्यूज दी हुई थी, जिससे हमने आर निकाला और हमने सॉल्व आउट कर लिया। ओके, क्वेश्चन 9 देख लेते हैं, लास्ट। अब हमें सर्कल के अंदर स्क्वायर दिया हुआ है और वो इंस्क्राइब्ड स्क्वायर है। उसके वर्टिसेस सर्कल के सरकमफेरेंस को टच कर रहे हैं, और उसमें एक शेडेड रीजन दिया हुआ है जो कि हमसे पूछा गया है, और उसका एरिया हमने फाइंड आउट करके बताना है। इन द फिगर above, if the square inscribed in the circle has an area of 16। ठीक है, अगर स्क्वायर का एरिया 16 हो तो आप बताएं कि शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा। अब इस शेडेड रीजन का एरिया वो हमसे पूछ रहे हैं, ये जो है, और स्क्वायर का एरिया जो है 16 हमें गिवन है। किसी को समझ आया हो वो एक्सप्लेन करना चाहे। सर ये जो शेडेड एरिया है ये तो सर्कल का है ना सर, क्योंकि नीचे सर्कल के साथ। जी बिल्कुल, वो मतलब स्क्वायर से तो बाहर है। जी जी बिल्कुल सर, वही। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ सॉल्व कर रहा हूँ सर। एक चीज हमें ये पता चलती है, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, और वो अगर सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड स्क्वायर है, ठीक है, तो हमें ये पता होगा कि उसका ये जो एरिया है, ये एरिया है, ये जो बाहर एरिया है, और ये जो शेडेड एरिया है, ये चारों एरियाज जो है ना आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, ये अंडरस्टूड सी बात है, क्योंकि इसकी साइड्स इक्वल हैं। अगर बीच में रेक्टेंगल होता फिर ये चारों साइड्स हम इक्वल नहीं कर सकते, लेकिन ये स्क्वायर है तो ये चारों साइड्स इसकी इक्वल होंगी। अच्छा सर, एक हद तक तो मुझे इसका आइडिया क्लियर हो रहा है। ये चूंकि हमने एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया का तो सर फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। तो बिल्कुल, हमें इस, हाँ जी, सर्कल में। जी जी सर। तो पहले हमें रेडियस चाहिए सर। तो सर उसके लिए हमें स्क्वायर की जो है ना एक साइड का पता होना चाहिए। जिस तरह हमें एरिया गिवन है ना 16, जी सर। तो चूंकि ये एक साइड, तो इसका 1/4 है ना, चौथा हिस्सा है। बिल्कुल तो सर। एक एक साइड की लेंथ ये हो जाएगी 4, क्योंकि 4 4 4, तो इस तरह 16 आता है। बिल्कुल, ये एक साइड की लेंथ हो गई 4, मतलब चारों साइडों की लेंथ जो है 4 4 4 हो जाएगी। सही है सर। अच्छा। मैं इसको और साथ साथ लिख भी देता हूँ ताकि जी सर, आप लेकिन जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है मैं आपको बताता हूँ। आप एरिया बता रहे हैं। एरिया अब हमें दिया हुआ है 16,
और जी सर। अगर हम एरिया के फॉर्मूले से देखें, एल स्क्वायर, स्क्वायर का जो एरिया का फॉर्मूला है सर। जी जी, वो आप ले सकते हैं R²। एल स्क्वायर सर, लेंथ का अच्छा, स्क्वायर। सॉरी, L² होता है वो। जी सर, जी सर, क्योंकि स्क्वायर गिवन है ना सर। जी जी बिल्कुल। जी। तो एरिया की जगह पे 16 फोर कर ले तो एक सेट की वैल्यू हमारे पास 4 हो जाएगी। तो आपके पास 4 आ जाती है। अब ये लेंथ आ गई 4। अब क्योंकि ये स्क्वायर है तो हमें पता है कि इसकी चारों साइड्स या लेंथ जो है वो इक्वल होती हैं। ये सारी अब 4 आ गई, ये भी 4 आ गई, ये वाली भी 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है। ठीक है। अब दूसरी तरफ ये देखें कि आप जो शेडेड एरिया है उसका आपने एरिया अगर फाइंड करना है, उसके लिए आप फॉर्मूला लिखाना अगर चाहें तो वो आप इस तरह भी लिख सकते हैं। एरिया इज इक्वल टू ये सर्कल का एरिया, सॉरी, माइनस स्क्वायर का एरिया। ठीक है। आप इसको इस तरह लिख सकते हैं ना कि अगर आप सर्कल में से स्क्वायर का एरिया माइनस कर दें तो आपके पास ये वाला एरिया, ये एरिया, ये और ये एरिया बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा। और जब हमें पता है कि उसके 4 इक्वल पार्ट्स हैं जिसमें से एक पार्ट हमने बताना है जस्ट, तो आप इस आंसर को डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आपके पास ये शेडेड एरिया का आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका ये भी है। अब इसमें क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल हमें पहले से दिया हुआ है जो कि 16 है, सॉरी स्क्वायर का एरिया, और सर्कल का एरिया हम खुद जो है निकाल लेते हैं। वो फाइंड आउट करेंगे ना सर, वही तो मैं बता रहा था। जी जी जी, बताएं सर अब आप। सर, ये सर्कल का जो एरिया का फार्मूला है ना वो पाई आर स्क्वायर है। 2 पाई नहीं, ये सर आप सरकमफेरेंस का लेकर हैं। अच्छा, ये मैं सरकमफेरेंस सॉरी लिख दिया। जी जी जी, हाँ, पाई आर स्क्वायर। हाँ, वो जी सर। पाई R²। जी, इसमें अब अब सर वो यहाँ, वैल्यू। सर रेडियस तो हमें जो मेंशन है वो अ, नहीं है ना सर, मेंशन नहीं है ना, हमने वो फाइंड आउट करना है। जी सर। तो सर ये स्क्वायर में अगर आप डायगोनल पास कर लेना तो चूंकि एक ट्रायंगल बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। इस तरह हम कर सकते हैं सर। बिल्कुल कर सकते हैं सर। ये इसी तरह होगा, वो मैंने R इसीलिए लिखा ताकि वो थोड़ी क्लैरिटी हो। ये अब सेंटर हो गया, ये डायगोनल हमने बना ली। जब भी हम क्वाड्रिलेटरल किसी भी डायग्राम में डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो वो दो राइट ट्राइंगल ही बनाती है ना। जी सर। तो सर pythagoras थ्योरम अप्लाई करें तो यहाँ पे एक साइड का स्क्वायर दूसरे साइड का स्क्वायर, और ये हमारे पास ये सर्कल का जो आपने ये फर्स्ट डायगोनल ड्रॉ किया ना, ये हमारे पास आई थिंक ये सर्कल का डायमीटर आ जाएगा। वैसे तो आपने कहा कि एज्यूम नहीं कर सकते अगर हम इस तरह कर ले तो। नहीं, इसमें तो एज्यूम कर सकते हैं ना, क्योंकि ठीक है सर, देखें हाँ। जब स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल है ना तो वो बिल्कुल इक्वली डिवाइड कर रहा है इन चारों पार्ट्स को भी, और इसका मतलब ये है कि इन दोनों का सर्कल भी सेम ही होगा। जब आप डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो वो सेंटर का भी, सर्कल का भी सेंटर ही बनेगा, उसका इंटरसेक्शन जो है। आप किसी अच्छा सर और शेप में नहीं कर सकते, अगर रेक्टेंगल में हो तो नहीं कर सकेंगे, लेकिन स्क्वायर के केस में कर सकते हैं क्योंकि लेंथ आपकी बिल्कुल इक्वल है ना। अब आपके पास जब ये एक सेंटर में ट्रायंगल आ गया, मैं इसको थोड़ा सा दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। एक डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए थोड़ा सा। ये हमने डायगोनल ड्रॉ किया। अब ये हमारे पास ट्रायंगल है जिसकी एक साइड 4 और ये 4 हमने निकाली हुई। अब ये अगर ये वाली साइड हम 4 की जगह कुछ भी निकालना चाहें, सॉरी मैंने 4 लिख दी, ये हमने निकालनी है, तो ये राइट ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम इस पे अप्लाई करें तो आप उस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, जी सर। और जो ये डायगोनल की वैल्यू निकलेगी ये आपके सर्कल का डायमीटर भी है। जी सर, इसको मैंने कैलकुलेट किया, ये 4√2 आ रहा है। 4√2। जी सर। अब चूंकि ये तो डायमीटर है, आप इसको 2 पे डिवाइड करेंगे ताकि हमारे पास रेडियस आ जाए।
तो अगर इसको टू पे डिवाइड नहीं डायरेक्ट करेंगे सर, इसका रूट लेंगे ना। नहीं सर, ये डायमीटर है ना, तो डायमीटर को 2 पे डिवाइड करेंगे तब हमारे पास रेडियस आएगा। अच्छा, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे जी, तो ये तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2√2। हाँ। हमारे पास ये वैल्यू आती है। हाँ, तो अब ये एरिया वाला की फॉर्मूले में इसको पुट करें, आपके पास ये आ जाएगा एट अब ये पाई हमने पुट करना है पाए इस फॉर्मूले में हाँ ना। हाँ जी, पाई आर ए स्क्वायर। इक्वल टू, सॉरी, मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2 × π/2। तो ये बेसिकली हमारे पास आ जाएगा। इसके ऊपर स्क्वायर है इसका सर। सॉरी स्क्वायर भी है ना। हाँ, तो एरिया ऑफ सर्कल सर अगर डायरेक्ट आप लेकिन इससे आ रहा है 8 पाई। π/4 × 2 करेंगे तो ये 8 π हो जाएगा, ठीक है। जी सर। अब ये हमारे पास एरिया आया है सर्कल का, और एरिया ऑफ स्क्वायर जो है मैं वो 16 दिया हुआ था। तो जिस तरह ये एक फॉर्मूला मैंने लिखा था कि आप सर्कल के एरिया में से स्क्वायर का एरिया माइनस करें, तो आपके पास वो एरिया आ जाएगा जो सर्कल के अंदर तो है लेकिन स्क्वायर के बाहर है, ठीक है, ये वाला जो डिफरेंस वाला है, और उसको डिवाइडेड बाय आप 4 करें तो आपके पास वैल्यू आती है। तो सर्कल का एरिया हमने निकाला 8 π, स्क्वायर का एरिया है 16, ठीक है। ये अब हमारे पास एरिया आ गया जो ये 4 रीजन्स हैं। अब इसमें से क्योंकि हमें एक रीजन चाहिए और ये 4 हैं, तो इसको डिवाइडेड बाय हम 4 करेंगे, ठीक है। 4 से डिवाइड करके अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व आउट करें तो ये हमारे पास 2 π -4। -4 बन जाएगा, ऑप्शन बी सर। जो कि ऑप्शन बी हमारे पास आती है। जी सर। अब हमने स्टार्ट लिया था कि हमने सबसे पहले देख लिया कि ये जो शेडेड रीजन है, क्योंकि ये 4 इक्वल पार्ट्स में ही हमें जो रीजन दिया हुआ है उसके फोर्थ है, 1/4 है, तो हमने इसको डिवाइडेड बाय 1/4 कर लिया, ठीक है, एट द एंड, ताकि हमारे पास एक एरिया आ जाए, सिर्फ शेडेड रीजन का एरिया आ जाए। किसी को ना समझ आया हो तो पूछ लें। अब ये आप रेडियस का बता दें, या आपने 4 × √2 कैसे, डिवाइडेड बाय 2 का तो पता चल रहा है, लेकिन ये 4 ये है वाला इंटू, यस सर। सर माजिद एक्सप्लेन कर दें। जी सर, दोबारा पूछें क्या पूछ रहे हैं आप? ये ये सर पूछ 4 रहे हैं कि ये इंटू जो √2 कैसे लिया? अच्छा ब्रदर, आप इस तरह करें ना कि एक साइड जो कि 4 के बराबर है और दूसरा साइड भी 4 के बराबर है। तो यस चूंकि हमारे पास इन साइड जो है, मैंने सर को कहा कि जो मैंने अप्रोच इस्तेमाल किया कि आप सर डायगोनल पास करें, तो अगर आप देखें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। और राइट एंगल यस ट्रायंगल सर। में हमारे पास जी दो साइड गिवन है 4 और 4। यहाँ पे चूंकि सर इसको जरा आप स्टेप बाय स्टेप कर ले ताकि इसको समझ आ जाए, मैं बताता हूँ। ये देखिए सर, डायगोनल ने सर ने डायगोनल पास किया, और ये एक साइड ये दूसरा साइड, और यहाँ पे देखिए हमें क्लियर हमने एल की वैल्यू निकाली 4, ये भी 4 ये भी 4। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्क्वायर में चारों साइड बराबर होते हैं। तो हमने एक लेंथ जब फाइंड आउट कर लिया 4, तो बाकी चार भी चारों जो है वो उसके बराबर है। अभी जो सर फार्मूला लिख रहे हैं इसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा। यस सर। जी, तो आप देखें 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू C²। हाँ, जिस तरह ये सर ने, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। यहाँ पे सर ने जो ए स्क्वायर लिख, फॉर एग्जांपल आप एक साइड को ए ले ले, दूसरे साइड को बी ले ले, और ये जो सी है इसको आप ये डायगोनल की जो लेंथ नहीं है ये कंसिडर कर ले। ये सी है बिल्कुल, ये ए ये बी, बिल्कुल सर। अब चूंकि हमें C² तो नहीं चाहिए ना, सी चाहिए, स्क्वायर रूट ले, तो इतना तो मतलब आप ले सकते हैं, इतना में तो आपको आता है कि यस 32 को आप, हाँ, तो यहाँ से आप खुद कैलकुलेट करिए, 4√2 आएगा। ओके, तो सी की वैल्यू आ जाती है 4 × √2, ठीक है, यस ये समझ जो आ सर गई? ने अभी निकाली। थैंक यू सर। ओके।
चलें, ये क्लियर हो गया तो बाकी इंशाल्लाह हम कल स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। या अगर कल सर यामीन अवेलेबल हुए हम कोशिश करेंगे कि कल और परसों फिर वर्बल कर लें, ताकि वर्बल भी हमारा साथ साथ चले। जी सर, ऐसे ही कर लेंगे फिर। चलो ठीक है फिर। काफी अच्छा सेशन था। बाकी कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। ओके सर, थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेशन सर माजिद। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़।